अगर धरती को स्पेस से देखा जाए तो अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमते हुए ये बेहद खूबसूरत दिखती है। स्पेस से धरती पर नीले और डार्क ब्राउन कलर के धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। ये ओशियंस और कंटिनेंट्स की वजह से हैं। ओशियंस में पानी का रंग नीला होने की वजह से स्पेस के कुछ एरियाज ब्लू कलर के दिखते हैं और कंटिनेंट्स पर माउंटेन्स, सोइल आदि का कलर लगभग डार्क ब्राउन होने से ये एरियाज डार्क ब्राउन कलर के दिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओशियंस और कंटिनेंट्स क्या हैं, इनके नाम और डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ओशियंस की। ओशियंस क्या हैं? अगर सरल शब्दों में कहें तो ओशियंस यानी महासागर ये वाटर बॉडीज हैं जो अर्थ सरफेस के बड़े हिस्से में फैले हुए होते हैं। साइज के हिसाब से ये लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी की मौजूदगी की वजह से पहले के एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते थे, क्योंकि अर्थ सरफेस का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि वैदिक समय में वरुण देवता को महासागर या फिर पानी से जोड़कर देखा जाता था और आज के समय में इंडियन नेवी का एम्ब्लेम सैम नो वरुणा यानी बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा भी इसी विचार पर आधारित है। ओशियंस के कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशंस भी होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सी, गल्फ, बे आदि। सी एक वाटर बॉडी है लेकिन साइज में ये ओशियन से छोटी होती है। आमतौर पर सी चारों तरफ या फिर 2-3 साइड से ज़मीन से घिरा हुआ होता है। एक एग्जाम्पल की बात करें तो अरेबियन सी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। गल्फ भी एक वाटर बॉडी है जो सी का ही हिस्सा होती है। ये लगभग हर साइड से ज़मीन से घिरी हुई होती है। गल्फ ऑफ कच्छ को देखें तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। बे किसी कोस्ट का वह भाग है जहां जमीन अंदर की ओर कर्व की शेप में खिसकी हुई होती है। इसके लिए बे ऑफ बंगाल एक अच्छा लाइव एग्जाम्पल है। ओशियंस के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद अगला सवाल जो उठता है वो है कि दुनिया में कितने ओशियंस हैं, उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। अगर साइज के हिसाब से बात करें तो पूरी दुनिया में 5 ओशियंस हैं। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ये नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक ओशियन। ये भी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। ये ज़्यादातर साउथ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है लेकिन इसका कुछ भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है। फोर्थ आता है एंटार्क्टिक ओशियन। ये साउथ पोल के चारों तरफ फैला हुआ है और इसी वजह से ये सिर्फ साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। फिफ्थ नंबर पर आता है आर्कटिक ओशियन। ये सबसे छोटा है और सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के अराउंड फैला हुआ है। ये 5 बड़े ओशियंस अर्थ के बड़े हिस्से को कवर किए हुए हैं। तो ये बड़ी आम और नेचुरल बात है कि इनका जनजीवन पर ज़रूर कुछ न कुछ इम्पैक्ट होता होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ओशियंस एक बड़ा सोर्स है किस चीज़ का? फूड का, खासकर उन लोगों के लिए जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, क्योंकि ओशियंस में मरीन लाइफ यानी अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे एल्गी, फिश आदि जो फूड सोर्स का काम करते हैं। इसके अलावा ओशियंस बारिश लाने में भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इंडियन मानसून की शुरुआत इंडियन ओशियन से होती है और ये इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तीसरे नंबर पर है ओशियंस हमारे प्लैनेट के लिए लंग्स का काम भी करते हैं, क्योंकि दुनिया की 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन ओशियन के फ्लोरा यानी प्लांट स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसके साथ साथ ओशियंस हमें मिलिट्री कैंपेन्स और ट्रेड जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में भी मदद करते हैं। इन सभी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के अलावा ओशियंस के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं।
नंबर 1, बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स की शुरुआत भी ओशियन से ही होती है। जैसे 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में आई सुनामी की वजह से लगभग 2,30,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ जरूरी कदम उठाकर ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। ओशियंस और ओशियंस की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल वर्ल्ड ओशियंस डे के रूप में मनाता है। प्लास्टिक वेस्ट, फूड सिक्योरिटी, मिनरल रिसोर्सेज और चीपर ट्रेड रूट्स जैसी समस्याओं का समाधान करने में ओशियंस की इम्पोर्टेंस को इस दिन हाईलाइट किया जाता है। ओशियंस को जानने के बाद हम समझते हैं कंटिनेंट्स को। कंटिनेंट्स क्या हैं? कंटिनेंट्स यानी महाद्वीप। ये बड़े लैंड एरिया हैं जो दूर तक फैले हुए होते हैं। नेम और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरी दुनिया में 7 बड़े कंटिनेंट्स हैं। अगर साइज के आधार पर बात करें तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इसका बड़ा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और थोड़ा बहुत सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। ये भी नॉर्थर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इसके बाद है साउथ अमेरिका। ये दोनों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। हालांकि इसके बाद आने वाला नॉर्थ अमेरिका सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तक सीमित है। एंटार्क्टिका 5वें नंबर पर आता है साइज के हिसाब से। ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के चारों तरफ फैला हुआ है। यूरोप भी सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तक सीमित है। और लास्ट में आता है सबसे छोटा महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। कंटिनेंट्स के जैसे ही होते हैं आइलैंड्स। ये छोटे छोटे लैंड एरिया हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। एक एग्जांपल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। इंडिया में भी कुल मिलाकर लगभग छोटे बड़े 1300 आइलैंड्स हैं जो खासकर 2 बड़े ग्रुप्स में बटे हुए हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप और लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप। ओशियंस और कंटिनेंट के बारे में बुनियादी बातें सीखने के बाद एक सवाल तो बनता है कि ये नॉलेज किस काम की है। ओशियंस की बेसिक नॉलेज हमारी मदद करती है नंबर 1 ट्रेड रूट्स को समझने में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का कारण बनते हैं। रिच मरीन लाइफ को जानने से फूड सिक्योरिटी जैसी सिचुएशंस को इंश्योर किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स से जुड़ी समस्याओं को हैंडल करने में ये नॉलेज मददगार है। इसके बाद कंटिनेंट से जुड़ी जानकारी हमें प्राचीन सिविलाइजेशंस जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि की डेवलपमेंट को समझने में मदद करती है। अलग अलग देशों के बीच बॉर्डर्स और रिसोर्सेज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को जानने और उनका सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कंटिनेंट्स के बारे में हमें बेसिक समझ होनी चाहिए। ओशियंस और कंटिनेंट्स के बारे में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।